फिर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है, इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, हाई MCSC मिलेगा, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोलाइटिक एनीमिया मिलेगा। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जॉन्डिस होता है, रेटिकुलोसाइटोसिस, हाई बिलिरुबिन और गॉल स्टोन्स होते हैं। ब्लड फिल्म्स करवाओगे आप, स्फेरोसाइट्स एंड रेटिकुलोसाइट्स मिलेंगे। याद रखना स्फेरोसाइट जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में भी मौजूद होता है। दोनों में पॉजिटिव ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होती है, बट द की डिफरेंस इज़ ये ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में आप जब डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवाते हो तो वो पॉजिटिव आता है, और हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में डायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन टू रिमेंबर फॉर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकती है ड्यू टू पार्वो B19 इन्फेक्शन। पार्वो B19 इन्फेक्शन जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कॉज करवा सकता है, और सिकल सेल एनीमिया में हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कॉज करवा सकता है। ठीक है, और जो है स्प्लीनिक सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस क्या हो सकती है कि सीवियरली लो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हाई रेटिकुलोसाइट्स करवाता है। और ये प्लास्टिक क्राइसिस में क्या होता है कि सारी चीज़ें कम होती हैं हमारे पास, पैनसाइटोपिनिया और लो रेटिकुलोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, स्टेरॉइड्स दो आप पेशेंट को, फॉलिक एसिड दो, एंड स्प्लीनेक्टोमी करनी होती है। ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी इसमें लाजमी करना होता है, ये बात याद रखना। जैसे 20-year-old फीमेल है, प्रेजेंट विथ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन्स नज़र आए हैं, हिज फादर हैड स्प्लीनेक्टोमी व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, हीमोग्लोबिन लो है, MSC हाई है, WBC एंड प्लेटलेट्स क्या है, नॉर्मल है। स्प्लीनेक्टोमी की हिस्ट्री है, आपने फॉर्म पहचान जाना है, इट इज़ द केस ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, और उसके अलावा डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास यही इसी चीज़ से रिलेटेड है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और हाइपो एप्लास्टिक एनीमिया में डिफरेंस क्या है, बोन मैरो बायोप्सी आप करवाते हो, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में न्यूमेरस ब्लास्ट सेल्स नज़र आते हैं, और हाइपो एप्लास्टिक एनीमिया में हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो नज़र आते हैं, मतलब फैट सेल से रिप्लेस हुए होते हैं। उसके बाद अगर ब्लड शुगर इतना डाउन हो गया, ब्लड डोनर वेंट इनटू कोमा व्हाइल डोनेटिंग ब्लड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इफेक्टिव। क्या कि आप उसको हाइड्रेटेड करोगे और उसका मील स्किप नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो भी हमारे पास ब्लड वगैरह ग्लूकोज ब्लड डोनेट करता है उसको हम जूस देते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिवेट हिज लैग। ठीक है, खौफ की वजह से वो कहीं वेजोवेगल शॉक अटैक ना हो जाए उसको। उसके अलावा इंश्योर उसके हीमोग्लोबिन जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डोनेशन, मतलब वो इस कैपेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खुद एनीमिया का शिकार और आपने उससे ब्लड डोनेट करवा दिया। इंकरेज हिम टू ईट, रेस्ट एंड मोबिलाइज आफ्टर रिकवरी। और उसके बाद क्या होता है, अगर पेशेंट कोमा में जाने लगता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ब्लड डोनेट करवा कर ही जान छोड़ो, बेचारे को मार के ही जान छोड़ो, आपने इमीडिएटली ब्लड डोनेशन क्या कर देना, स्टॉप कर देना। फ़र्ज़ करो कि कोई पेशेंट हमारे पास वारफरीन पे है और उसकी सर्जरी हो रही है, तो हमें क्या करना है कि सर्जरी से 3 से 5 दिन पहले उसका वारफरीन हमें स्टॉप करवाना है और हेपरीन स्टार्ट करवा देना है। दिस इज़ कॉल्ड हेपरीन ब्रीजिंग। आफ्टर स्टॉपिंग वारफरीन सर्जरी कैन टेक प्लेस अगर INR लेस दैन 1.5 है। ठीक है, उसके अलावा जो है फिर आप दोबारा से हेपरीन से वारफरीन पे कब स्विच करवाओगे, जब ऑन द ऑपरेटिंग डे, मतलब ऑपरेटिंग डे की इवनिंग पर, जब उसका INR जो है वो थेराप्यूटिक लेवल पर पहुंच जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास रिकमेंडेड गाइडलाइन है कि हमें ऑन द ऑपरेटिंग डे इवनिंग में हम वारफरीन स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्विक रिकैप ये कि हीमोफीलिया है, एक्स लिंक रेसेसिव है, G6PD एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़ है। वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों रेसेसिव कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद एल्पॉर्ट सिंड्रोम एक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, और मेल चाइल्ड में ये पास नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब पास हो सकता है इफ़ अगर फादर को एल्पॉर्ट सिंड्रोम है तो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एप्सिन बार वायरस लिम्फोमास कौन कौन से करवा सकते हैं, बर्किट लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा। HIV रिलेटेड कौन सा लिम्फोमा होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है जिसमें डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल्स होते हैं फॉलोड बाय बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है। और पार्वो वायरस B19 सिक्कल सेल एनीमिया और हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में ए प्लास्टिक क्राइसिस करवा सकता है। ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं सिक्कल सेल एनीमिया की, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रोम्बोटिक वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया में आपको पता है कि जब उसको डीऑक्सीजनेशन होती है तो वो सिक्कल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है ना वो क्लॉट्स बनाएंगे और जाके स्मॉल ब्लड वेसल्स वगैरह को ऑक्लूड करेंगे, तो इस्कीमिया लाइक फीचर्स आते हैं। एग्जाम्पल पेन होगा पेशेंट को। कॉमन सिनेरियोज जो आपको पास दे सकते हैं सिक्कल सेल एनीमिया के पेशेंट में, मेजेंट्रिक इस्कीमिया जिसको हम एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन होती है, सडन ऑनसेट ऑफ पेन होगा, रिजिडिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। और एवास्कुलर नेक्रोसिस किसकी होती है, फीमोरल हेड की होती है। सिक्कल सेल एनीमिया के पेशेंट में एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड होती है। फिर उसके बाद स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस क्या है कि सडन इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होती है, पुलिंग ऑफ द RBCs, तभी हम इसमें जो है ना वो स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कम हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है। और हाई रेटिकुलोसाइट्स होंगे तो इफ़ रिकरेंट तो स्प्लीनेक्टोमी करते हैं हम स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस के अंदर। ए प्लास्टिक एनीमिया है, इट इज़ कॉमनली ए प्लास्टिक क्राइसिस है जो है वो पार्वो वायरस की वजह से होता है। अगर आप पार्वो वायरस आपने क्वेश्चन में देख लिया, आपने ए प्लास्टिक क्राइसिस पे टिक आउट करना है। ठीक है। इसमें बहुत कम हीमोग्लोबिन होंगे और वेरी लो रेटिकुलोसाइट्स होंगे। हीमोलाइटिक क्राइसिस किस में देखा गया है, रेयर होता है बट हो सकता है सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद पेन मैनेजमेंट, सिक्कल सेल एनीमिया का पेशेंट अगर चेस्ट पेन के साथ आता है तो आपने स्ट्रॉन्ग ओपॉइड देना है जिसमें मॉर्फिन आ जाता है। अगर पेन परसिस्ट रहता है तो अनदर बोलस ऑफ मॉर्फिन आपने लगाते हैं। ठीक है। उसके अलावा एनसेड भी दे सकते हो। अगर मॉर्फिन से फ़ायदा नहीं हो रहा, पेशेंट मॉर्फिन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो ऑक्सीकोडोन दिया जाता है। ठीक है। और पैथिडीन जो है सिक्कल सेल एनीमिया में अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये सीजर्स कॉज करवा सकता है। ठीक है। और अगर बस इतनी बात याद रखो। उसके बाद 19 ईयर ओल्ड नोन केस ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया प्रेजेंट विथ पेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, lethargy and headache. For the past week he has been given flu-like symptom. He also complained of joint ache on his hand, wrist, knees and ankle for the previous few days. और उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 56 ग्राम पर लीटर। डॉक्टर सस्पेक्ट पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन एंड सेंट स्पेसिफिक IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ टू पार्वो वायरस B19। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पार्वो वायरस B19 क्या करवा सकता है, हीमोलाइसिस क्राइसिस करवा सकता है और ए प्लास्टिक क्राइसिस करवा सकता है। तो यहाँ पर देखो कि इसमें हीमोग्लोबिन भी कम है, WBC भी कम है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सिक्कल सेल एनीमिया है, यह हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस है, पार्वो वायरस B19 आपने देखा, आपने याद रखना है ए प्लास्टिक क्राइसिस करवाएगा। फिर उसके बाद बीटा थैलेसीमिया मेजर है। इसमें क्या होता है कि ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मार्क्ड पेलर है, मार्क्ड पेलर होगा पेशेंट, माइल्ड जॉन्डिस होती है और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंटली हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, फ्रंटल बॉसिंग, आपको स्कल बॉसिंग नजर आएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड हो सकता है जो कि एंडोक्राइनोपैथी, डायबिटीज़ मेलाइटिस करवा सकता है। तो लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसकी ट्रीटमेंट है। और अगर आयरन ओवरलोड का डर होता है जो कि मोस्टली होता है तो हम क्या करते हैं, डेफिरोक्सामीन देते हैं विच इज़ आयरन चिलेटिंग एजेंट्स। उसके बाद बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है वो इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। FFT होगा, फेलियर टू थ्राइड और वॉमिटिंग विद फीट्स होंगे। और अडल्टहुड में अगर इसको अनट्रीट रखा तो इट कैन लीड टू फ्रंटल बॉसिंग एंड हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। और जो कि बीटा थैलेसीमिया माइनर में जो है ना वो माइल्ड एनीमिया होता है। ठीक है। लेकिन माइक्रोसाइटिक एनीमिया ही होगा, लिथार्जी होती है। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद एपिस्टेक्सिस, हिज लैब्स आर नॉर्मल, प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन, PTT सब नॉर्मल है। तो ये क्या हो सकता है, डैट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा। ठीक है। जब कोई ब्लड की चीज़ें आपके पास नहीं मौजूद है तो डैट इज़ लाइकली ड्यू टू ट्रॉमा। उसके बाद रिमेंबर दैट जो चाइल्ड वेसो स्कोर हम लोगों ने पढ़ा था।
ठीक है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम AFib के केस में यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द नीड टू एंटीकोगुलेशन। और ABCD2 स्कोर जो है वो हम रिस्क ऑफ स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है। और याद रखना AFib किसके रिस्क को बढ़ाता है, स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी पेशेंट है जो है आपके पास स्कोरिंग दी हुई है, ठीक है, अगर ऑल पेशेंट विद स्कोर 2 या ग्रेटर दैन 2, हम उनमें AFib के पेशेंट में एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर देते हैं जिसमें वारफरीन और डॉग का ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है। और मैन में याद रखना स्कोर 1 या ग्रेटर दैन 1 हम स्टार्ट करते हैं वारफरीन और डॉग। उसके बाद डॉग का फ़ायदा ये है कि INR मॉनिटरिंग नहीं करने की ज़रूरत है, फास्टर ऑनसेट होता है, ये रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज को रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या है, डॉग का कोई एंटीडोट नहीं है और पेशेंट को स्ट्रिक्ट कॉम्प्लाइंट रहना पड़ता है दवाइयों के साथ। ठीक है, डॉग के साथ कॉम्प्लाइंट रहना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर C-section वुमेन डेवलप स्वेलिंग ऑफ हर इंटायर लेफ्ट लेग स्टार्टिंग एट द लेवल just below the inguinal ligament। ठीक है। शी आल्सो हैज़ बैक एंड बटॉक पेन दैट इज़ कॉमन इलियक वेनस थ्रोम्बोसिस। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वास्कुलर सर्जरी में कि अगर आपके पास इलियक वेन थ्रोम्बोसिस होगी तो क्या होता है कि अबव द लेवल ऑफ इंजुइनल लिगामेंट आपके पास पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। और अगर फीमोरल वेन थ्रोम्बोसिस है तो बिलो द लेवल ऑफ इंजुइनल लिगामेंट पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। तो आर्टेरियल ऑक्लूजन का मैंने वास्कुलर सर्जरी के टॉपिक में पढ़ाया था। 6 P's होते हैं, पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरालिसिस, पैरेस्थेसिया और पेरिशिंग कोल्ड। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लिम्फोमा इज़ लिम्फ नोड बायोप्सी और ALL में भी हम ALL के केस में हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। तो यू शुड नॉट मिक्स थिंग्स। ठीक है। उसके बाद कौन सी ऐसी ड्रग है, ये वैसे सिर्फ याद रख लो कि जो भी ड्रग आपके पास P450 एंजाइम इंड्यूसर्स होती हैं वो एंटीकोगुलेंट के इफ़ेक्ट को जो है वो कम करेंगी और INR को लो कर देंगी, जैसे कार्बामेज़पाइन ड्रग है। ठीक है। उसके बाद अ पेशेंट प्रेजेंट विद जॉन्डिस, डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, हेंस बॉडी और बाइट सेल्स नज़र आएँ तो डैट इज़ द केस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है। और यहाँ पे देखो एंटी मलेरियल ड्रग की हिस्ट्री है, G6PD डेफिशिएंसी और हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लडी डायरिया फॉलोड बाय रिनाल फंक्शन टेस्ट इम्पेयरमेंट, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल आपके पास ये पेशेंट आता है हेमेटूरिया और हाइपरटेंशन के साथ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, आप क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे। हेमेटूरिया हिमोप्टाइसिस के साथ आता है, डेट इज़ गुस्ट पास्चर सिंड्रोम और anti-GBM एंटीबॉडीज़ किया जाता है। हेमेटूरिया, हिमोप्टाइसिस, नेज़ल और साइनस प्रॉब्लम। वेजनर्स है, ग्रैनुलोमैटोसिस पॉलीएंजाइटिस, जिसमें हम क्या करते हैं, C अनकट चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद हेमेटूरिया, रिनाल फंक्शन इम्पेयरमेंट और पेशेंट को ब्लडी डायरिया है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। ठीक है। अब पेशेंट प्रेजेंट विद इरिटेबिलिटी, पेरिफेरल पैरेस्थेसिया, नमनेस, इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन, लो हीमोग्लोबिन, दैट इज़ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद अनदर केस है 10 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद लो ग्रेड फीवर, मैकुलर रैश स्पेशली ऑन द बैक ऑफ लेग्स following an upper respiratory tract infection. Few hours later these macula have turned into purpuric lesion that do not blanch on glass eye. The boy also complained of joy. जो मैंने 5 से याद रखने कहा था, P4 परप्यूरा था, A4 आर्थ्राल्जिया था। ठीक है। और N4 हमारे पास क्या था, नेफ्रोपैथी थी। तो ये आपके पास आपने ये याद रखना है कि N4 नेफ्रोपैथी थी और A4 एब्डोमिनल पेन था। ठीक है। तो बार बार इसको बताने का मकसद ही यही है। उसके बाद हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ आपको PTT आइसोलेटेड PTT राइज अप मिलेगा, डैट इज़ द केस फॉर हीमोफीलिया। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट के केस में आपके पास ये लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो डैट इज़ आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। पेशेंट प्रेजेंट विद नाइट स्वेट्स, फीवर, लिम्फेडिनोपैथी। ये 3 ट्रायड मैंने बताया था कि लिम्फोमा के होते हैं। पेनलेस, रबरी, स्लोली प्रोग्रेसिव, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी होती है। 20 सिम्टम्स होते हैं, अनइंटेंडेड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, नाइट स्वेट्स, स्प्लिनोमेगैली, हेपेटोमेगैली होता है और बोन मैरो पर आपको पेनसाइटोपिनिया नज़र आएगा। पेनलेस, रबरी लिम्फेडिनोपैथी
जो है ना इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। और हिस्ट्री ऑफ जीआई इश्यूज़ हैं, डायरिया है और वो ब्लडी पे कन्वर्ट हो गया, फिर रिनल फेलियर हो रहा है, डेट इज़ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद आपके पास 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है हिस्ट्री ऑफ बैक एंड रिप्स पेन, बीइंग थर्स्टी, टायर्डनेस। ठीक है, और कैल्शियम उसका हाई है, बताया था। अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल है, ESR बढ़ा हुआ है, GFR कम है। तो दैट इज़ द केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। और बोन मैरो बायोप्सी इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है। आपने इसमें प्लाज्मा सेल्स, अगर आप क्या मिलेगा बोन मैरो बायोप्सी, प्लाज्मा सेल्स और ब्लड फिल्म में रोलेक्स फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो मल्टीपल माइलोमा केस हमने कर लिया। उसके बाद ओल्ड पेशेंट है, यूज कोई स्प्लीनोमेगैली नहीं है, स्मज सेल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पैल्पेबल है और मैच्योर लिम्फोसाइट, दैट इज़ द केस ऑफ CLL। टारगेट INR जिसमें पेशेंट अगर वारफिन ले रहा है और AFib का पेशेंट है, DVT 2 to 3 होता है। उसके बाद मेटालिक वॉल्व के लिए कितना होता है, 3 to 4 INR होना चाहिए। उसके बाद मैन जो है ना वो वारफिन ले रहा था और प्रेजेंट करता है कन्फ्यूजन के साथ, INR उसका 6.1 है। व्हाट शुड बी डन? देखो, अगर कोई पेशेंट है आपके पास वो वारफिन के साथ आ रहा है, फॉल की हिस्ट्री है, तो डेट इज़ सबड्यूरल हीमाटोमा। ठीक है, और ये हमने न्यूरोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि इंट्राक्रेनियल हिमरेज इज़ अ मेजर ब्लीडिंग। और हमें क्या करना होगा, इसमें प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट देते हैं आप। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड हैव स्वॉलन लिम्फ नोड, तो बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल क्या होगा, आप लिम्फ नोड बायोप्सी करोगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया था कि लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन याद कर लेना, क्योंकि अभी तक जितना भी पास पेपर में पूछा हुआ है वो CML के रिलेटेड पूछा हुआ है, जिसमें स्प्लीनोमेगैली और जो है ना वो हमारे पास क्या दिया हुआ होता था कि मेच्योर माइलॉइड सेल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, इमेच्योर माइलॉइड सेल्स नज़र आ रहे हैं, कौन सी ट्रांसलोकेशन होगी। लेकिन इसके अलावा अभी तक कोई भी ट्रांसलोकेशन नहीं पूछा हुआ। लेकिन यू शुड रिमेंबर कि बर्किट लिम्फोमा है, तो देखो इसमें B आ रहा है। ठीक है, तो उसको 8 से आपके पास यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो 8:14 ट्रांसलोकेशन, समझ में आ रही है बात। मेंटल सेल लिम्फोमा है, मेंटल सेल के M से 11 से दिमाग में आपके 11 आना चाहिए, ये सेल से ही आपको 11 आना चाहिए दिमाग में, तो 11:14। ठीक है, उसके बाद फॉलिकुलर लिम्फोमा है। फॉलिकुलर लिम्फोमा में क्या होता है, फॉली से आप 14:18। ठीक है, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जहन में जो है वो ब्लड ऑप्शन आ जाता है जब आप MCQs देखते हो तो। उसके बाद ALL है। ALL को आपको याद रखना, डबल L है, तो फ्लिप एंड फ्लिप का मतलब क्या है कि एक में 12 आ रहा है, उसको उल्टा कर दो कि 21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद AML है। AML को आप कैसे याद रखोगे कि मॉल है एंड वेयर डू 15 to 70 यंग हैंग आउट। ठीक है, उससे आप याद रखो 15 to 17 ट्रांसलोकेशन होता है। और CML तो याद रहेगा, इतनी बार पास पेपर कर लिया कि CML में T9:22 की ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, तो बर्किट में 8 वाला ऑप्शन होगा और मेंटल सेल में 11 वाला ऑप्शन होगा और फॉलिकुलर में 14 वाला होगा। ALL में जो है वो 12:21 होगा। AML में जो है मॉल से याद रखना 15:17 और CML में 9:22 का रेशियो होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जिसको हम लोग UKPC से याद रखते हैं, UKPC। ठीक है, U से मतलब हाइपरयूरिसीमिया। ठीक है, जो कि गाउट करवा सकता है, पेशेंट गाउट के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और K फॉर हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम इंक्रीज़ होगा। P फॉर हाइपरफॉस्फेटीमिया। ठीक है, 3 कैपिटल लेटर लिखने का मकसद ही यही है। और C फॉर हाइपोकैल्सीमिया। ये जो है वो मेनली ल्यूकेमिया के बाद होता है। ठीक है, ALL ल्यूकेमिया में होता है, ALL जो कि बच्चों में कॉमन था। लिम्फोमा में होता है, जिसमें बर्किट्स लिम्फोमा हो जाता है आफ्टर इनिशिएटिंग कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी जब आप बर्किट्स लिम्फोमा में करते हो तो उसके बाद होता है। ठीक है, अब बर्किट्स लिम्फोमा का जो ट्रांसलोकेशन है, जैसे CML का हमारे पास 9:22 था। ठीक है, उसी तरह जो है वो बर्किट्स लिम्फोमा का याद कर लेना है। और इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी के बाद रैपिड लाइसिस ऑफ ट्यूमर सेल्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। पोटेशियम और फॉस्फेट जो है वो ब्लड में रिलीज़ होता है। ठीक है, और वाई कैल्शियम इज़ लो, बिकॉज फॉस्फेट इज़ हाई। जस्ट मेमोराइज दैट
फॉस्फेट और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को काउंटर करते हैं। फॉस्फेट हाई होगा तो कैल्शियम कम होगा। उसके बाद हिमेटो ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसी होती है ये, ठीक है, क्योंकि ये रैपिडली रिनाल फेलियर करवा सकती है। हाई यूरिया एंड क्रिएटिनिन जो है वो रैपिड रिनाल फेलियर करवा सकता है। कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की आईवी फ्लूइड्स देते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का एक केस आया भी था हमारे पास, तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस केस कि हम लोग इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। जैसे 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, बर्किट्स लिम्फोमा हैज स्टार्टेड कीमोथेरेपी 2 weeks ago and now is presenting with feeling lethargic and passing very little amounts of urine. पोटेशियम हाई है, यूरिया और क्रिएटिनिन हाई है, सीरम कैल्शियम जो है वो लो है। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। और इसमें हम लोग आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आप अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में करवाना चाहते हो तो सीरम यूरेट लेवल देख लो, ठीक है। यूरेट है, यूरिक एसिड है, सेम होती हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब आपके पास केस है क्रॉनिक अल्कोहल कंज्यूमर है, गम ब्लीडिंग और पटैकी के साथ आया है। तो थिंक अबाउट विटामिन के डेफिशिएंसी स्पेशली इफ़ देयर इज़ अ केस फॉर फ्यू वीक्स, क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है, हमारे पास विटामिन के और सी की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो विटामिन के इज़ अ मोर कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन दिस केस, ठीक है। तो विटामिन के डेफिशिएंसी के लिए अगर आप सीरम पीटी करवाओगे तो वो आपको क्या मिलेगा? लो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्कर्वी के साथ आता है और वो पेलर भी है, और तो इसमें आपके पास क्या होगा? विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि विटामिन सी जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे पास एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रहा होता है, ठीक है। विटामिन सी जो है ना विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रहा होता है। समझ में आ गई? उसके बाद इम्पॉर्टेंट केस है जो हम याद कर रख सकते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। जो अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है तो और डायबिटीज़ के साथ है तो हम उसमें एस इनहिबिटर देते हैं। अगर पेशेंट को कोई इस्कीमिक स्ट्रोक है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट चाहिए टू प्रिवेंट स्ट्रोक, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है कि हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने को कहते हैं स्टैटिन और एंटी प्लेटलेट्स या एंटी कोगुलेशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को एफिब है, ठीक है, तो हम एंटी कोगुलेंट देंगे। पेशेंट को एफिब नहीं है, सही है, तो एंटी प्लेटलेट दिया जाता है जिसमें क्लोपिडोग्रेल आ जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन होती है। उसके बाद एक 65 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंट करते हैं फॉर मेडिकेशन रिव्यू। ही हैड द हिस्ट्री ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक फ्यू डेज अगो। मेडिकल बैकग्राउंड में एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ है। ईसीजी पे जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन शो हो रहा है और वो वारफरीन पर है, ठीक है। और उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ले रहा है, एट्रोवासिटिन और मेटफॉर्मिन भी ले रहा है। उसका करंट ब्लड प्रेशर 160/100 है। तो देखो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप पेशेंट को क्या था? एफिब की हिस्ट्री, तो आपने क्या देना है? एंटीकोगुलेंट इसमें देना है, जो कि वो ले रहा तो है, तो सही है। तो आंसर क्या होगा? आपने इसमें जो है ना वो इसमें वो क्या नहीं ले रहा? एस इनहिबिटर्स नहीं ले रहा। तो आपने क्या करना है? लिकार्डिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है उसको कंटिन्यू करवाना है। साथ में आप क्या करवाओगे कि बेंडोफ्लूमाथायाजाइड दोगे, ठीक है। वैसे आप ये दे सकते हो कि आपने क्या करना है? लिकार्डिपिन स्टार्ट करवाना और उसमें रेमिप्रिल ऐड करवाना है, ठीक है, क्योंकि हम ये एस इनहिबिटर्स में देते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट केस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना होता है? तो हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है, पेशेंट आइदर सिम्टोमेटिक है, नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना। लेस देन 8 है, एनीमिया के सिम्टम आ रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना। हीमोग्लोबिन लेस देन 9 है और कोई कोमॉर्बिड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सर्जरी अगर पेशेंट इमोबिलाइज उसको रखना है, ठीक है, तो हम उनमें डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या दोगे? ये कंडीशन है कि उसको इमोबिलाइज थोड़े दिनों के लिए रहना है, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग वेयर करने को कहेंगे हम, ठीक है। लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन हम इसमें नहीं लगा सकते। उसके बाद एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन आप नहीं दे सकते इसमें, ठीक है। तो आप डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए इंटरमाइटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन, ठीक है, इंटरमाइटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन इन द केस ऑफ एक्यूट स्ट्रोक हमें देना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
why it is important to receive parenteral vitamin B12 after gastrectomy, तो ड्यू टू लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर लॉस होता है तो क्या होता है कि पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हम IM हाइड्रोक्सीकोलाबाइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई किसी भी किस्म का हिमरेज है, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, तो इनिशियल जो स्टेप होता है वो आप IV फ्लूइड्स देते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर वारफिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस करने के लिए विटामिन K1 दिया जाता है हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर ये लास्ट केस है हमारे पास कि याद रखना आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ड्यूडेनम में होती है। फॉलिक एसिड की ड्यूडेनम और जिजेनम में होती है, ठीक है। और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है वो टर्मिनल डिस्टल इलियम में होती है। बाइल सॉल्ट्स भी डिस्टल इलियम में ही एब्जॉर्ब होता है। और मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, जिजेनम में। तो आयरन ड्यूडेनम में, फॉलिक एसिड ड्यूडेनम और जिजेनम में, ठीक है। विटामिन B12 जिस तरह लेटर्स आपके पास जो है ना वो आगे की तरफ आ रहे, उसे आप टू मेक इट ईजी आयरन ड्यूडेनम, फॉलेट ड्यूडेनम और जिजेनम, लेकिन मेनली जिजेनम और विटामिन B12 टर्मिनल इलियम में होता है। अ मैन विद फॉलेट डेफिशिएंसी, व्हाट इज़ द अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जिजेनम, प्रॉक्सिमा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें मेनली क्रॉन्स और सीलिएक डिजीज़ वगैरह आ जाती है। आपके पास हिस्ट्री में दिया है किसी पेशेंट की इलियल रिजेक्शन हुई है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसके बाद फटीग, पैल्पिटेशन ड्यू टू अनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, हाई MCV है। तो लाइकली डेफिशिएंसी किसकी होगी, विटामिन B12 की, क्योंकि विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और जबकि जो फॉलेट है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम एंड जिजेनम में। सो विटामिन B12 इज़ द राइट आंसर।